कोई डाउट पिछला वाला क्लास से? नहीं भैया। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 16 डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ, तो आर्टिकल 16 हो गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक ना? तो अब इसमें जो है कोर्ट का कहना है कि जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो प्राइम फेसिया जो है एम्प्लॉयमेंट से बस यही एक लेमैन यही समझेगा, या फिर एक नॉर्मल टर्म्स में देखोगे तो समझेगा कि अच्छा अपॉइंटमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। लेकिन कोर्ट का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट जो है हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करेगा, मतलब अपॉइंटमेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ प्रमोशन। प्रमोशन, ट्रांसफर, एमोल्यूमेंट्स, फिर टेन्योर, रिटायरमेंट एज, सारे के सारे इंक्लूड करेगा, समझे? तो अब देखो बाकी सब तो ठीक है, अगर आर्टिकल 16 जाओगे तो देयर शाल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक। फिर तुम्हारा क्लॉज 2 में आओगे तो कोई भी मीन्स नो सिटीजन शाल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस ग्राउंड्स, इसमें भी प्लेस ऑफ बर्थ है, तो डोमिसाइल तो इंक्लूडेड नहीं है ना? उसका तीसरा है, ठीक। तो तीसरा वाला जो क्लॉज है उससे ये पता चलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शाल प्रिवेंट द पार्लियामेंट, समझे? तो जो है मतलब कि जो भी अगर लॉ है बनाना है तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। बाय लॉ, जो भी चेंजेस या कुछ भी बाय लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। दूसरा है, अब दूसरा चीज आता है कि मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद फिर तुम्हारा फोर्थ क्लॉज जो है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state, ठीक। तो कोई भी अगर बैकवर्ड क्लास है तो उसका रिजर्वेशन को ये फोर्थ क्लॉज कर रहा है, समझे? उसके अलावा तुम्हारा जो है nothing in the state shall affect the operation of any law which provide that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religion or denominational institute of any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। एक सेकंड, पहला क्वेश्चन जो था वो यही आता था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या क्या कवर करेगा, तो वो एपेक्स कोर्ट ने कहा, मतलब एपेक्स कोर्ट का रिमार्क था कि ये सारे को कवर अप कर, मतलब एम्प्लॉयमेंट टर्म ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, समझे? फिर अब हम लोग जब सेकेंड क्लॉज में आएंगे तो सेकेंड क्लॉज मेंशन करता है वो कैटेगरीज जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समझे? तो अब वो पिछले क्लास में हम बताए थे कि प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस का अंतर, तो ये डोमिसाइल के अंदर आता है। तो अब दूसरा सवाल आता है कि मतलब ये बार करता है स्टेट को कि आप प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब अदर अदर जितने भी इसमें एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ प्लेस ऑफ बर्थ है, पर ये मेंशन नहीं कर रहा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस वाला। तो इसका मतलब क्या है? मतलब एक क्वेश्चन अराइज होगा, तो इसका मतलब क्या जो लोकल रेसिडेंस है या फिर वो डोमिसाइल वाला जो कंडीशन है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर सकता है, समझे? अब देखे होगे मैक्सिमम सीएम लोग का या फिर कभी भी स्टेट इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे जो प्रचार के वक्त, मतलब पार्टी, ये वो लोग जो भी कैंडिडेट हैं या फिर जो भी उसके प्रचारक लोग हैं वो लोग ये बोलते हैं कि इफ वी विल कम इन पावर तो हम लोग इतना इतना परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इम्पोज कर देंगे इस पोस्ट के लिए या इस जॉब के लिए, है ना? सुने ही होगे।
बहुत सारे सीएम्स को इनफैक्ट आफ्टर कमिंग इन पावर भी बहुत सारे सीएम लोग ये क्लेम किए हैं कि मतलब हम लोग डोमिसाइल लाएंगे तो इस पावर में अभी कुछ दिन पहले जेपीएससी तो नहीं बट जेएसएससी रिलेटेड में यही सारे कंट्रोवर्सीज चल रहा था, है कि नहीं? तो अब ये तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि चलो क्या स्टेट चाहे तो ये कर सकता है कि मतलब डोमिसाइल स्टेटस को लागू कर सकता है क्या प्लेस ऑफ रेसिडेंस को। तो क्या अगर वो चाहे लागू करना, क्योंकि ये तो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये अगर वो मतलब तो ये किया जा सकता है क्योंकि इससे तो बार नहीं कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ये लागू करना चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली मतलब लागू कर सकता है? तो ये मेंशन करता है कि हम मतलब आर्टिकल 16 ये मेंशन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली चाहे तो वो इस चीज के रिगार्ड में लॉ नहीं बना सकता है या इस चीज के रिगार्ड में फर्दर कैरी ऑन नहीं कर सकता है, समझे? तो किसके पास है पावर? अगर चाहे कि इस स्टेट में प्लेस ऑफ रेसिडेंस या डोमिसाइल का इतना परसेंटेज लागू होगा तो ये पावर सोनली विद द पार्लियामेंट है, समझे? उसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। तो द पार्लियामेंट बाय लॉ, समझे, कैरी ऑन कर सकता है रिजर्वेशन बाय मींस ऑफ डोमिसाइल, समझे? तो अब देखो दूसरा कंडीशन आता होगा तो लग रहा होगा कि अगर फैक्चुअली फैक्ट फैक्ट के हिसाब से देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला नेशन था, पहला कंट्री था जो डोमिसाइल कोटा दिया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, समझे? तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है या इंडिया का ही एज ओल्ड ट्रेडिशन है। बहुत लोग इसको वोट बैंक के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल ये है फैक्ट कि ओनली द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस या पार्लियामेंट ऐसा क्राइटेरिया ला सकता है एंड ओनली थ्रू लॉ। ठीक, कोई डाउट? हेलो? नहीं भैया। हाँ, तो अब दूसरा चीज आता है कि अब कैसे, अब जब यहाँ पर हुआ कि पार्लियामेंट बाय लॉ ओनली कैन ब्रिंग अबाउट, तो 1957 में था, लाया गया था तुम्हारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ठीक, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाया गया था। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है ये ऑथराइज किया था डोमिसाइल कोटा को सर्टेन कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स, यूजुअली तुम्हारा जो ग्रेड सी ग्रेड डी जॉब्स थे उनके लिए यूजुअली। तो सर्टेन कैटेगरी पोस्ट के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑथराइज किया था किस किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश, उस समय तो आंध्र प्रदेश ही था। उसके बाद तुम्हारा यूनियन टेरिटरी था हिमाचल प्रदेश, वो समय स्टेट नहीं बना था, यूनियन टेरिटरी था। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा। बट इस एक्ट का जो मतलब टेन्योर था ना, वो 1974 में एक्सपायर करने वाला था। ठीक, और एक्सपायर कर गया। तो इसके लिए क्या किया गया कि 1973 में तुम्हारा 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 371, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में बताए थे ना, आर्टिकल 371 किससे डील करता था? पहले आंध्र प्रदेश, और अब जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को डील करता है, से डील करता है कि नहीं? तो 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तुम्हारा आर्टिकल 371 में डी के थ्रू आर्टिकल 371 डी ऐड किया गया, और उस मतलब वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से डील करता है। तो ये जो है ऑथराइज किया इन दोनों स्टेट को, मतलब पहले तो आंध्र प्रदेश ही था 73 के वक्त भी, बट अब जब से तेलंगाना बना है तो दोनों ही स्टेट को ये ऑथोरिटी दिया गया कि वो डोमिसाइल क्वालिफिकेशन को लागू कर सकते हैं। यूजुअली कौन? ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए लागू होता है। ठीक, क्योंकि ग्रेड ए जॉब्स जो हैं उनमें अपना है, फिर फर्दर जब हम लोग जाएंगे उसमें ट्रिब्यूनल्स और ये सब में, तो फिर हम लोग देखेंगे मतलब जो उन जॉब्स का कि क्या क्या क्राइटेरिया और कैसे कैसे उसमें क्या क्या लागू हो सकता है। ठीक, अब देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तो हम लोग के पास 371 डी है बाय 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बाकी सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको अगर ये करना है तो वो काम पार्लियामेंट करेगा बाय लॉ, समझे?
कोई डाउट अभी तक? नहीं भैया। और नहीं फोर्थ भैया। क्लॉज जो है, अब ये हो गया। तो उसके बाद जो फोर्थ क्लॉज है वो बात करता है, जो अभी हम पढ़े, नथिंग इन द आर्टिकल फ्रॉम प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट इन बैकवर्ड क्लासेस। तो इफ अगर लगा, अब कौन करेगा ये भी? तो इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट, अगर स्टेट को लगा कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो वो प्रोविजन बना सकते हैं रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए। समझे? कोई डाउट? तो अब देखो, रिजर्वेशन ये टर्म है, इसका और मोर रिफाइंड वे में हम लोग अफर्मेटिव एक्शन यूज करते हैं। वेरी, क्या बोलते हैं उसको, हीटेड टॉपिक है। मतलब इस पे डिबेट चलते रहेगा, चलते रहेगा। अलग अलग लोग बात करना शुरू करें तो इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये भी कहता है कि लाइक अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन जो है वो गलत है, अब प्रोवाइड नहीं होना चाहिए मॉडर्न टाइम में। इंडिया का ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है, इसको अब नहीं दे, मतलब एज ओल्ड इन द सेंस क्या, मतलब कि प्रैक्टिस है जिसका भी शायद वैसा ये नहीं रहा, और ये टैलेंट को कहीं ना कहीं सब स्टैंडर्ड करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फैक्चुअली अगर देखोगे तो 1961 में उस समय के यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने पहली बार यूज किया था ये वर्ड अफर्मेटिव एक्शन का पब्लिक के सामने। अब उनका मतलब वहां पर तो था वही पीपल ऑफ कलर के लिए, वहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन वाइट थी, और फिर ब्लैक स्किन पर्सन भी थे, तो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड और देने के लिए तो पहली बार यूएसए ने ये यूज किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसए में भी ये अफर्मेटिव एक्शन फॉलो होता है कि नहीं? अब दूसरा है कि तो ये तो कहना, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि बस इंडिया का ही नहीं है ये अफर्मेटिव एक्शन। अब हम लोग धीरे आगे आगे मतलब और फॉलो करते रहेंगे, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और देखते रहेंगे कि अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है, लोगों का क्या उसमें पॉइंट्स है, इन फेवर इन अगेंस्ट। समझे? तो अब दूसरा है कि अब देखो एफर्मेटिव एक्शन, अब देखोगे कहाँ कहाँ, जैसे मान लो ठीक है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है भी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आईआईटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कुछ कुछ एफर्मेटिव एक्शन कैरी ऑन करती है, जो गवर्नमेंट रन है स्पेशली, जैसे आईआईटीज हो गए, आईएम्स हो गए। और मतलब ऑलमोस्ट हर की कोई का, मतलब हर कोई स्टूडेंट जो साइंस पढ़ता है पीसीएम लेके, वो कहीं ना कहीं ट्राई करता है आईआईटी के लिए, करता है या करती है। तो ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना, जो ये एक प्रिफर्ड पोजीशन है आईआईटीज में, आईआईएम्स में एडमिशन या उसमें जो सीट है वो प्रिफर्ड पोजीशन है कि नहीं? या फिर मान लो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं सब लोग, तो उसमें भी ये कैरी ऑन होता है, केस ऑफ जॉब रिलेटेड, है कि नहीं? और जिन, ये सारे जो है एक प्रिफर्ड पोजीशन है, हर कोई ख्वाहिश रखता है कि हाँ एक मतलब क्वालिफाई कर जाए एग्जाम या ये वाला जॉब मिल जाए, है कि नहीं? तो इसी के तहत हम लोग एफर्मेटिव एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब डिफिनेशन क्या होगा एफर्मेटिव एक्शन का? तो एफर्मेटिव एक्शन को डिफाइन करने के लिए अब देखो, ये जितने भी एक्शंस है ये सारे के सारे मेजर इंक्लूड करते हैं। मेन एम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं इसको एंटी डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। तो अफर्मेटिव एक्शन क्या हो गया? सेट ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू प्रीफर्ड पोजिशंस, जहां पर इनका बात किया हम लोग, प्रीफर्ड पोजिशंस
इन सोसाइटी, ठीक। अब ये किनको दिया जाता है? तो ऑब्वियस बात है, दिमाग में सबसे पहले आएगा कि किनको रोका जा सकता है, या कौन नहीं ये पोजीशन पे मतलब डायरेक्ट मतलब क्लेम कर सकते हैं, या फिर वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। अब वो इनजस्टिस हुआ है तो कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लो कि आज से 50 साल पहले कोई एक इंसान है, एक्स है, वाई है, ठीक। तो आज से 50 साल पहले एक्स और वाई मान लो कि इन एक्स के पास ज्यादा पावर आ गया, तो जितने भी सारे रिसोर्सेस हैं उसको एक्स यूटिलाइज करने लगा, इंक्लूडिंग एडुकेशन। वाई को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, वाई को रोका गया, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो क्या लगता है, 10 साल, 15 साल या 20 साल के पास एक ज्यादा बेटर पोजीशन पे कौन रहेगा? ऑब्वियसली एक्स। उसके पास अगर रिसोर्स ज्यादा है, उस रिसोर्स का यूज करके वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता है। एडुकेशन प्रोवाइड उसको किया जा रहा है, तो एडुकेशन अब प्रोवाइड किया जाएगा। भले मान लो यहाँ पर एक स्टेट हो, अब स्टेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती हो। ये एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझो, हालांकि होते आया है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। तो अब स्टेट जो है, अब मान लो स्टेट के पास पोजीशन है ए बी सी। अब इस पोजीशन के लिए वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेगी, ठीक। उसमें एडुकेशन एक क्राइटेरिया होगा। अब जब वाई को एडुकेशन मिला ही नहीं है, तो वो क्या इन पोजीशंस को क्लेम कर सकती है? नहीं। एक्स के पास रिसोर्स है ही नहीं, मतलब एक्स के पास रिसोर्सेस है, एडुकेटेड है वो, तो ऑब्वियस बात है। और इसीलिए देखोगे प्री ब्रिटिश टाइम, मतलब ब्रिटिश टाइम में तुम्हारे जितने भी पोजीशंस है, गवर्नमेंट पोजीशंस है, जितने भी एफ्लुएंट पोजीशंस है, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है, सारे के सारे हाई कास्ट लोगों के एक्सेस में था। सारे के सारे पोजीशंस पे तुमको हाई कास्ट के लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एडुकेशन उन लोगों को मिल रहा था। अब ये लोग जो है, दूसरे जो थे, उनको एडुकेशन भी प्रोवाइड नहीं मिल रहा था, उनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रहा था, रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहा था। इनमें से एक बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उनको जब ये अपॉर्चुनिटी मिला, तो देख ही रहे हो, उन्होंने हिस्ट्री बनाया। तो ये चीजें थी। तो इसीलिए क्या हुआ, अब देखो, इनके पास एडुकेशन है, रिसोर्सेज है, तो ऑब्वियस बात है इनके जो ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे उनको भी एक बेटर कंडीशंस मिलेगा। इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको वो कंडीशंस नहीं मिल पाएगा। तो ये चलते जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब तक कि कोई एक, अगर मतलब इस लीग से हट के निकल के, अब देखो, डॉक्टर अंबेडकर भी जो थे, उनके भी पापा मार रेजिमेंट में अच्छे पोजीशन पे थे, ठीक। तो हो सकता है उनको वो अपॉर्चुनिटी मान लो मिला, उनमें वो जज्बा था ये देखकर, डिस्क्रिमिनेशन और ये सारा देख कर उनमें भी पढ़ने का जज्बा था, अपना चेंज करने का वो मोटिव था, उन्होंने उसको ये किया। बट ऐसे एग्जाम्पल्स तो कुछ कुछ ही रहेंगे। एज ए पूरा ओवरऑल कम्युनिटी का अगर लाइफस्टाइल चेंज करना है, या पूरा और कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी डेवलप कराना है उन्हें, तो फिर जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है एफर्मेटिव एक्शंस, गवर्नमेंट इंडोर्स्ड एफर्मेटिव एक्शंस लागू किया जाए, है ना। तो इसीलिए, तो ये जो है, प्रोवाइड एक्सेस टू प्रीफर्ड पोजीशंस इन सोसाइटी टू दोज ग्रुप्स who would otherwise be excluded। और देखो, एक्सक्लूडेड मतलब उनको वो नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी, और गो अनरिप्रेजेंटेड। अंडर रिप्रेजेंटेड भी यूज कर सकते हो। क्यों? देखो, जैसे हम बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर, इनके अलावा एक दो ही एग्जाम्पल मिलेंगे तुमको मॉडर्न हिस्ट्री भी जब पढ़ोगे तो, जो जिनको ये रिसोर्स अवेलेबल हुआ, या जिन्होंने रिसोर्स का यूज करके चेंजेस किया। तो इसीलिए सेट ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। है भैया। हाँ भाई। है भैया। हाँ, तो ठीक है, ये का डिफिनेशन क्लियर हो गया। तो अब देखो, ये जो प्रीफर्ड पोजीशंस है, इसको हम लोग एलिट पोजीशन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? आईआईटी में पढ़ना, आईएम में पढ़ना, या फिर एज एन सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल के जॉब लेना, है ना। तो पहले ये मोनोपोली था। अभी हम एग्जांपल में दिए, कि तुम ब्रिटिश टाइम में देखोगे तो ये मोनोपोली था अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का।
है ना। लेकिन ये अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करके स्टेट कोशिश कर रहा है कि ये जो सोशल कंपोजिशन हो, सोशल कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी, उसको चेंज किया जाए, है कि नहीं। क्योंकि अगर हमेशा ही अपर क्लास को रिसोर्सेस मिलते रहेगा, हमेशा ही अपर क्लास एडुकेटेड होते रहेंगे और वो दूसरे क्लास को मतलब दूसरे क्लास को प्रिवेंट करेंगे रिसोर्सेस एक्सेस करने में या एडुकेशन एक्सेस करने में, तब तो वो दूसरा क्लास जो है वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, है कि नहीं। तो हमेशा ये मोनोपोली कंटिन्यू होते रहेगा, है ना। एंड इफ यू विल रिकॉल, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे तो उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वो स्टेटमेंट था कि ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, हमने गाइडलाइन सेट कर दिया, हमने कुछ लॉज बना दी, पर जब तक सोसाइटी का वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा या फिर वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, तब तक ये लॉज कोई भी काम में नहीं आएगा, समझे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि वो और ये जो मतलब तुम्हारा एफर्मेटिव एक्शंस है, इसका मेन इंटेंशन यही है कि सोशल कंपोजिशन को चेंज किया जाए, अल्टर किया जाए, ताकि जो अनप्रिविलेज्ड है या जिनको वो जो जिस भी कारण से वो बैकवर्ड है, वो लोग जब इस पोजीशंस पे आएंगे तो वो लोग अपने साथ साथ और भी इंस्पायर करेंगे अपने कम्युनिटी या फिर अपने सो कॉल्ड उस ग्रुप के लोगों को। और जब उस पोजीशन पे आएंगे, अब देखो, अगर सारे के सारे अपर क्लास लोगों के पास पोजीशन रहा, ठीक, हायर पोजीशंस, तो ऑब्वियस बात है जितने भी पॉलिसीज बनेंगे, जितने भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होंगे, ये कहीं ना कहीं उनको सर्व करने के पर्पज से बनाए जाएंगे, है ना। तो ये तो हमेशा नेग्लेक्टेड ही रह जाएंगे। अब अगर इनमें से कोई उठ के उस पोजीशन पे है, तो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा ना। वो कोशिश करेंगे ना कि ऐसे पॉलिसीज बनाया जाए जिससे कि उनके जैसे और भी लोग आए मेन फ्रेम में, है ना। तो इसलिए मेन इंटेंशन है क्या है, अल्टर द सोशल कंपोजिशन ऑफ एलिट पोजिशंस या प्रीफर्ड पोजिशंस, समझे। नहीं तो इसके बिना हमेशा ही ये लोग या तो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे, एक्सक्लूड रह जाएंगे, अगर रिप्रेजेंटेशन मिला भी तो अंडर रिप्रेजेंटेड रहेंगे। जब हम लोग रिजर्वेशन पे मतलब आर्टिकल 16 खत्म करके पूरा का पूरा रिजर्वेशन में एंटर करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अभी भी मतलब हम लोग 100% अचीव नहीं कर पाए इस चीज को। अभी भी देखोगे तो कहीं ना कहीं अंडर रिप्रेजेंटेशन है, एक्सक्लूजन है, समझे। और उसका वन ऑफ द मेन रीजन है यही सोसाइटी जो माइंडसेट है। तो खैर ये तो बहुत ही लंबा डिबेट है, ऐसे में तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, बट हाँ हम लोग जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस एग्जाम से रिलेटेड वो चीज करेंगे, ताकि एडुकेटेड होके एटलीस्ट हम लोग ये डिबेट ना करें कि हाँ इसकी जरूरत नहीं है, अब हटा देना चाहिए, या फिर ये अंडरमाइन कर रही है टैलेंट को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, कोई डाउट अभी तक। अब देखो, मतलब उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, या ये था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने वाले हैं, तो उस समय दो अप्रोच प्रपोज किया गया था, कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक, तो अब इन दो प्रपोजल्स में एक तो ऑब्वियसली डॉक्टर अंबेडकर का होगा, दूसरा अप्रोच था महात्मा गांधी का। तो गांधी जी का जो अप्रोच था वो मोर ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअल अप्रोच था। गांधी जी पे अगर वर्क्स पढ़ोगे या उनके बारे में पढ़ोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं थे। ही कंसिडर्ड इट एज एन एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर, समझे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब
वो जो है दलित्स है या जो डाउन ट्रॉडन थे उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं सोचते थे, समझे। मेरे को ये एक स्टोरी है, मतलब आई एम नॉट श्योर ये कितना सच है या कितना ये है, बट लाइक मेरा एक दोस्त है, वो एससी कैटेगरी में आता है, और उसने कहा कि लाइक गांधी जी ने एक टर्म बनाया था हरिजन फॉर दलित्स, और जो जिनको अनटचेबिलिटी से गुजरना पड़ता था उन लोगों के लिए, गॉड्स ओन पीपल, है ना, जिसको क्रिटिसाइज भी करते थे अम्बेडकर और बहुत सारे लोग। बट ही सेड भी, एंड आई एम नॉट श्योर ये कितना सही है, आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, वो बोले कि लाइक जब मतलब गांधी जी से पहले, मतलब जब उन्होंने हरिजन लाया था ना, तो उससे पहले लाइक कास्ट बेस्ड टाइटल होता था, मतलब टाइटल में कास्ट इंक्लूड किया जाता था, वो चीज की उस टाइटल वो करके, और इसके बाद क्या हुआ ना, ये सारे टाइटल दास राम ये सारे इंक्लूड होने लगे फिर नाम के आगे, मतलब शोइंग दैट हाँ ये रामदास या ये सब मतलब इज लाइक गॉड्स ऑन पीपल या वैसा कुछ। तो आई डोंट नो ये सच है कि गलत है, मतलब आई एम जस्ट, मतलब मेरे को ये चीज हम पहले नहीं पढ़े थे कहीं, मेरे को उसी के मुंह से सुनने को मिला। तो अगर ये है तो ये जो है मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं चेंज था, लेकिन गांधी जी का जो है उनका जो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा स्पिरिचुअल था। इनफैक्ट अश्विनी देश पांडे जो है, उनका बुक है अफर्मेटिव एक्शंस इन इंडिया, तो उन्होंने गांधी जी के इस अप्रोच के लिए एक वर्ड यूज किया, इवेंगलिकल अप्रोच, मतलब वही स्पिरिचुअल रिलीजियस अप्रोच। अब इस अप्रोच के तहत उनका क्या सोचना था, उनका सोचना था ना कि हम लोग जो है मोरल रीजनरेशन करेंगे, किसका, अपर क्लास हिंदू का, अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी का, और फिर फिलेंथ्रोपिक अपलिफ्टमेंट करेंगे, मतलब कि सोशल सर्विस के द्वारा अपलिफ्टमेंट करेंगे बैकवर्ड सेक्शन का, समझे। तो इस अप्रोच में अगर देखोगे तो उनका क्या कहना था कि वो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करेंगे, जो माइंडसेट सोसाइटी में इतने सालों से आ रहा है, वो अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी का कि वी आर अबव दे आर बिलो अस, या वी डिजर्व दिस दे डू नॉट डिजर्व दिस। बहुत लोग उनका जस्टिफाई करना कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी ये सारे के सारे सही हैं, वी शुड प्रैक्टिस इट, वो चीजों को उनके दिमाग से हटाना है, मोरल रीजनरेशन अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी का। उन्होंने मतलब एक ग्रुप भी बनाया था, आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम, बट उसमें उनका कहना था कि जो अपर कास्ट हिंदू लोग हैं वो लोग मतलब एज ए पेनेंस रिपेंटेंस टाइप का वो लोग जाएंगे दलित कॉलोनीज में, दलित लोग का काम करेंगे, ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, दलित लोग का काम करेंगे, और फिर अपना मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अपना ईगो को किल करेंगे, अपना ईगो को खत्म करेंगे, वो इक्वालिटी लाएंगे। तो उनका ये वाला सोच था, ठीक ना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का उनका कहना था कि सबसे पहला पॉइंट ये कि ये रीजनरेशन लाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक, उन्होंने इस रिजेक्ट किया कि हाँ मतलब कि चेंज होगा, मतलब हार्ट चेंज होगा अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी का, उनकी माइंडसेट चेंज होगी। उन्होंने कहा कि अगर हुई भी तो फिर ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा, समझे, और उतना वेट नहीं किया जा सकता है कि आज एक इंसान का माइंडसेट चेंज हुआ, कल वो इंसान अपने अंडर 4-5 लोगों का माइंडसेट चेंज करेगा अपने थ्रू, या फिर एक फैमिली का माइंडसेट चेंज हुआ, फिर वो फैमिली आगे बढ़ते, तो मतलब उनका कहना था कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। पहले तो उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियस बात है, वो देखते आ रहे हैं, है कि नहीं। आज भी देखोगे, आज भी किसी किसी घर में ऐसा होता है कि कहीं अगर अनटचेबिलिटी जब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फॉलो होता है, उस घर के न्यूअर जनरेशन अगर कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स को इस चीज से दूर ले जाना चाहे, तो इट्स अ वेरी हरकुलियन टास्क, उतना आसान नहीं होता है, इनफैक्ट शायद कर भी नहीं पाते हैं, इन वन वे और द अदर दे फेल। एक चीज में अगर कर भी पाए
दूसरी चीज में नहीं कर पाएंगे। अगर ये देखे कि उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे बैठने उठने और ये सारी चीजों में, तो फिर मैरिज वाले कॉन्सेप्ट में वो चीजें आ ही जाएगी। तो आज के टाइम में भी 70, मतलब आजादी का अमृत काल चल रहा है ना, मतलब वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 70, मतलब ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बट फिर भी आज ये चीज इतना ये हो रहा है, तो उस समय सोचो और भी कितना ज्यादा होगा, जब तो कोई लॉज भी नहीं थे इस चीज को रोकने के लिए। तो उनका कहना था कि या तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है तो इतना साल वी कैन नॉट वेट, तो इसीलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव मेजर लेना पड़ेगा। और इस ऑब्जेक्टिव मेजर के तहत, और कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो डॉक्टर अंबेडकर अपने लॉजिक के थ्रू ही वॉन, क्योंकि अफर्मेटिव एक्शंस का प्रोविजन तो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव मेजर्स की जरूरत है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस लाने होंगे which will work towards upliftment of SCs and STs, और ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर अपने लॉजिक के थ्रू he won, and we have affirmative actions we had at that time। अभी तो अदर बैकवर्ड कास्ट को भी इंक्लूड किया गया, बट इनिशियली इट वाज ओनली टिल SCs and STs, है कि नहीं। अब दूसरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि सबसे पहले मतलब इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन किन्होंने यूज किया था, तो दलित अपलिफ्टमेंट के लिए कोल्हापुर का जो प्रिंसली स्टेट था, उसके जो रूलर थे किंग साहू फोर्थ। ठीक, अब देखो ये अपर क्लास से बिलोंग करते होंगे, है कि नहीं। इनमें वो चेंज आया, और ये बात 1902 की ही है। उस समय तो गांधी जी वापस आए भी नहीं थे साउथ अफ्रीका से इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट तो चेंज हुआ होगा इनका कि हाँ मेरे को अपना जो मतलब क्या बोलते हैं अपने जो सब्जेक्ट है उनमें जो दलित के साथ हो रहा है, तो मुझे दलित का अपलिफ्टमेंट करवाना है, तो इसलिए ही ब्रॉट अफर्मेटिव एक्शन, समझे। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। लेकिन ऐसे तो एक ही थे ना, ऐसा तो नहीं है कि इनको देख के खत्म हो गया होगा इनके प्रिंसली स्टेट, मतलब इनके स्टेट में ही, या फिर इनको देख के बाकी सारे रूलर्स ने अफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजंस लाया होगा अपने 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 स्टेट में, समझे। तो कहीं ना कहीं यहाँ अम्बेडकर भी सही थे कि ठीक है अगर आप चेंज भी ला पाए, समझे, अगर आप रिकॉर्डिंग भी ला पाए या फिर आप जो है मोरल रीजनरेशन करवा पाए अपर कास्ट का, तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ वेरी लेंथी टाइम। तो इसलिए वो हरि दलित्स को लेकर गांधी जी के अप्रोच के हमेशा अगेंस्ट थे डॉक्टर अम्बेडकर। कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज करते थे, मतलब ही वाज ही, मतलब वो अग्री नहीं करते थे, समझे। इस वजह से अक्सर ऐसा होता था कि मतलब जैसे अब पूना पैक्ट देख लो, और भी बहुत सारे स्पीचेस देखोगे अगर डॉक्टर अंबेडकर को, तो ही यूज्ड टू ओपनली क्रिटिसाइज, और मतलब ही वाज आल्सो अगेंस्ट कॉलिंग देम एज हरिजन्स। तो खैर वो तो अलग ही जोनर है, बट अभी तक फिलहाल यही है। हाँ, तो ये वाला हो गया। अब देखो, ये तो चलो फैक्ट था, और ये तुम्हारे दो अप्रोचेज हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी का अप्रोच। तो एक स्पिरिचुअल अप्रोच था और ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। तो अगर रिकॉल करेंगे तो महात्मा गांधी, उनका हो गया स्पिरिचुअल अप्रोच, जिसको अश्विनी देश पांडे बोली, मतलब बोले, मतलब ही इज अ मेल पर्सन। तो अश्विनी देश पांडे ने कहा था इवें इवेंजेलिकल अप्रोच, और दूसरा हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। और इसको मानते हुए हम लोगों ने अफर्मेटिव एक्शन के प्रोविजंस को
इंक्लूड किया किनके लिए, एसटीज एंड एससी के लिए, एससीज के लिए। अब देखो, अब ये तो ठीक है, चलो एसटीज एससीज। तो 1931 में जो है सबसे पहला कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, सबसे पहला, और अब तक बस वही हुआ है, मतलब फर्स्ट एंड ओनली अभी तक का कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में। और उस समय के सेंसस कमिश्नर थे जेएच ह्यूटन। तो उन्होंने सेंसस कैरी ऑन किया, और उसके बाद फिर तुम्हारा यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए 2 के वक्त भी एक सेंसस हुआ था, लेकिन वो सोशल एंड इकोनॉमिक बेस्ड हुआ था ज्यादा मोस्टली, और उसके अभी तक रिजल्ट रिवील नहीं हुए हैं, ठीक। तो अभी तक मतलब द फर्स्ट एंड ओनली 1931 का जो सेंसस हुआ था जेएस ह्यूटन में। तो इस सेंसस में जो है ना, उन्होंने रिकमेंड किया था लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट रिकमेंड किया था शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक। तो अब शेड्यूल कास्ट में किनको इंक्लूड करना है, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए थे, लेकिन जो टू इंपॉर्टेंट या टू मेजर क्राइटेरिया था, वो था, जो कंडीशन था वो था, एक टेम्पल एंट्री रिस्ट्रिक्शन, कि सम कास्ट वे आर नॉट अलाउड टू एंटर ऑल कास्ट टेम्पल या फिर हाई कास्ट टेम्पल्स। इनफैक्ट उस उसके प्रीमिस के अराउंड भी आने का परमिशन नहीं था उन्हें। तो ये एक क्राइटेरिया उन्होंने इंक्लूड किया था, और दूसरा क्राइटेरिया था पॉल्यूशन बाय टच और प्रॉक्सिमिटी। मतलब कि अनटचेबिलिटी एक तरह से, बट ये था कि अगर मतलब वो छू दिए, वो कास्ट के लोगों ने अगर छू दिया, तो दे विल बी पॉल्यूटेड, और इफ दे कम विद इन रेडियस, ऐसा बहुत सारा कंडीशंस था। मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस था, इवल प्रैक्टिस था उस समय। तो इन दोनों को उन्होंने मेजर मेजर ये पे रखा, टेम्पल एंट्री रेस्ट्रिक्शन और पॉल्यूशन बाय टच और प्रॉक्सिमिटी, ठीक। और इसके तहत उन्होंने कहा कि जिनको इन सारा कुछ मतलब फॉलो करवा रही है सोसाइटी, उन सारों का एक लिस्ट बना, शेड्यूल कास्ट का लिस्ट, ठीक। अब इसमें भी बहुत सारा डिबेट राइज हुआ, कि सबसे पहला ये था कि चलो ठीक है शेड्यूल कास्ट के अंदर रखे, बट किस रिलीजन में होगा ये शेड्यूल कास्ट। तो उस समय था कि हिंदुइज्म में मतलब ज्यादा ये वाला जो है प्रैक्टिस होता था, ज्यादा क्या मतलब हिंदुइज्म में प्रैक्टिस हो रहा था ये सारा कुछ, तो इसलिए नेचुरल इंक्लिनेशन हो गया हिंदूज की तरफ, कि हाँ हिंदूज में रहेंगे एस टी मतलब एस सी शेड्यूल कास्ट। बट जब बुद्धिज्म पढ़ोगे या जैनिज्म पढ़ोगे उस समय का, तो वन ऑफ द रीजंस की वो इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ था वाज कि वो सबको इक्वल स्टेटस देता था। तो अब इन सारे प्रैक्टिसेस से, अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिसेस और डिस्क्रिमिनेशन से प्रैक्टिसेस से तंग आके बहुत सारे हिंदूज ने, मतलब जो इन कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, मतलब दे हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, सिखिज्म, है कि नहीं। तो इसलिए इवेंचुअली जो है एक्सटेंड कर दिया गया इसे, मतलब पहले तो हिंदूज में ही आते थे एससी, लेकिन फिर इस कंडीशन की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया बुद्धिज्म और सिखिज्म की तरफ, समझे। अब देखो, शेड्यूल कास्ट का क्लासिफिकेशन रिलीजन बेस्ड है ना, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, ये क्लासिफिकेशन रिलीजन बेस्ड नहीं है। यू विल गेट एसटी इन नॉट ओनली इन हिंदूज, अदर ये में भी मिलेंगे तुमको। मतलब खैर बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स तो डिफरेंट ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। ओबीसीज में तुमको मतलब ओबीसीज तुमको हर रिलीजन में मिल जाएंगे, हिंदूज में भी मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस में भी मिल जाएंगे, इस्लाम में भी मिल जाएंगे। तो जो है शेड्यूल कास्ट का जो मतलब ये है कैटेगराइजेशन है, ये रिलीजन बेस्ड है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज का जो है कैटेगराइजेशन, ये रिलीजियस न्यूट्रल है। क्लियर है ना। यस। हाँ भैया।
ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरा चीज है कि बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग, जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिज्म और सिखिज्म में ही कन्वर्ट हुए थे, वो इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी अडॉप्ट की, समझे। और उन्हें, क्योंकि ये बस एक्सटेंड किया हिंदूज का था पहले, फिर उसे एक्सटेंड करके बुद्धिज्म और सिखिज्म में लाया, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को उस फोल्ड में नहीं रखा गया। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो कन्वर्ट हुए थे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, अब उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिला, है ना। और बहुत सारे, इसलिए ये इस वजह से, अब देखो बुद्धिज्म भले नेपाल और इंडिया में मतलब है कि मतलब गौतम बुद्धा बिलोंग टू नेपाल और ऐसा कुछ, मतलब बहुत ये हो ही रहा है अभी फिलहाल जो मूवी आई है आदि पुरुष, उस वजह से क्या हुआ कि मतलब उसमें शायद कोई डायलॉग होगा, आई हैव नॉट वॉच द मूवी बट आई रेड इट कि उसमें ये कुछ सीता माँ को लेके डायलॉग था, तो उसमें सीता माँ को इंडिया की बेटी बताया गया, तो इसमें नेपाल में आपत्ति, इनफैक्ट शायद नेपाल में बैन भी लगा दिया गया इस मूवी पर। उसके बाद शायद इसके मेकर्स ने सॉरी बोला या कुछ भी। तो सेम वे सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के लिए भी है, लाइक नेपाल क्लेम्स, ऑब्वियसली लुम्बिनी जो है फुटहिल्स ऑफ नेपाल में थी। तो अब इसका एक बहुत अच्छा कहीं पर हम पढ़े थे मतलब इस चीज के लिए कि लाइक नेपाल क्लेम्स कि गौतम बुद्धा बिलोंग्स टू अस, बट मतलब इंडिया हैज यूज्ड बुद्धिज्म या फिर गौतम बुद्धा के आइडियोलॉजीज को एज वन ऑफ इट्स कोर एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्ट पावर, है ना। तो इस वजह से जो कंट्रोवर्सी था उसके लिए एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लिखा होता कि नेपाल गेव बर्थ टू सिद्धार्थ, मतलब ये तो पहला नाम था ना गौतम बुद्धा का, लेकिन उनको वो कहाँ पर मिला आके, बोध गया में ना। हाँ भैया। तो दो सिद्धार्थ वाज बोर्न इन नेपाल बट बुद्धा या फिर इंडिया गेव बर्थ टू बुद्धा, समझे। बिकॉज ही गॉट मतलब समझ इनलाइटेंड। रहे हो ना। हाँ, क्या बोले। इनलाइटेनमेंट यहाँ हुआ था इस वजह से ना। हाँ, तो इसलिए कि सिद्धार्थ बिलोंग टू नेपाल, मतलब बट बुद्धा वाज बोर्न इन इंडिया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर पा रहा। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना फिर भी ये इंडिक हुआ ना, और ऑब्वियसली फ्लोरिश किया था बुद्धिज्म इंडिया में ही ना, सेम वे सिखिज्म। लेकिन ये इस्लाम जो है इसका ओरिजिन इंडिया नहीं है, ना ही क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन इंडियन है। तो इसलिए बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये जो पॉलिसी है ना एससी वाला, तो इस वजह से ना कहीं मतलब इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को इंक्लूड नहीं करना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये वाला जो पॉलिसी है या फिर ये जो लिस्ट है, ये कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है या बायस्ड है टुवर्ड्स इंडिक रिलीजन, समझे। ये बुद्धिज्म भी इंडिक है, सिखिज्म भी इंडिक है कि नहीं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है कि इन्हें भी इंक्लूड किया जाए इस चीज में। तो अब क्या हुआ 2015 में एक जजमेंट है, केपी मनु जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही। सबसे पहला कि ये बेनिफिट जो है आउट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, समझे। नॉट एप्लीकेबल टू दोज हु हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। एक चीज ये कही, ये एप्लीकेबल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था, इफ दे कन्वर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल रिलीजन, तो फिर दे विल गेट द बेनिफिट। लेकिन इस पे भी उन्होंने कंडीशन रखा कि कन्वर्ट बैक होने के बाद दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी, बाय देयर कम्युनिटी। कोई डाउट। भैया नहीं भैया। मतलब क्या, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले सुप्रीम का मतलब इस लिस्ट से जो बिलोंग करते हैं
तो वो लोग जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ये अफर्मेटिव एक्शन टू एससीज, ठीक। बट इफ दे कन्वर्ट बैक टू देयर रिलीजन, जिसे वो लोग कन्वर्ट किए थे, एंड ऑन सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि दे विल बी एक्सेप्टेड बैक बाय देयर कम्युनिटी, समझे। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया हो गया, एक तो कन्वर्ट बैक होना पड़ेगा, दूसरा कि उनकी कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करेगी, समझे। देन ओनली दे विल गेट द बेनिफिट। अब देखो ये कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोवर्शियल भी है कि नहीं। तो इसमें प्रताप भानु मेहता जो है, he criticized this judgment, मतलब he is a very good, मतलब इनका आर्टिकल्स यू कैन रीड फॉर पॉलिटी गवर्नेंस एंड ऑल, जहां भी मिले इनका आर्टिकल जरूर पढ़ा करो, इनके इंटरव्यूज को देखा करो, मतलब एक व्यू पॉइंट डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो हाँ, तो प्रताप भानु मेहता ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या कहा, पहला वाला में जाते हैं लोग, ठीक ना, वो कन्वर्ट वाला। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं मतलब एफर्मेटिव एक्शन का बेसिस क्या था, बाय द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि डेप्रीवेशन स्टेटस, कि इतने सालों से मतलब हिस्टोरिकली दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड, हिस्टोरिकली उनको दबा के रखा गया है, या हिस्टोरिकली दे हैव बीन डिवॉइड ऑफ द रिसोर्सेज दैट अदर कास्ट पीपल यूज, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन का ये जो अफर्मेटिव एक्शन देने का बेसिस क्या था, डेप्रीवेशन स्टेटस होना चाहिए, है कि नहीं। तो प्रताप भानु मेहता ने कहा कि इस जजमेंट के बाद कोर्ट ने ये अफर्मेटिव एक्शन का जो है देने का मतलब ये बेनिफिट देने का बेसिस डेप्रीवेशन स्टेटस को हटाकर कन्वर्जन स्टेटस कर दिया, है कि नहीं। कि भाई इफ यू हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म सिखिज्म यू आर एलिजिबल, जो आ गया था पहले से ही, लेकिन अगर आप इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए हो तो आप तभी एलिजिबल हो पाओगे जब आप कन्वर्ट बैक करोगे, है कि नहीं। ये नोट्स में मिल जाएगा ये वाला स्टेटमेंट, बट इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कि अफर्मेटिव एक्शन देने का मतलब बेसिक डेप्रीवेशन स्टेटस को कैंसिल करके कन्वर्जन स्टेटस कर दिया, है कि नहीं। और फिर दूसरा है कि एक्सेप्टेड बाय देयर कम्युनिटी। अब देखो एक्सेप्टेड बाय देयर कम्युनिटी मतलब कि कोई इंसान है ए, वो कन्वर्ट कर दिया मान लो इस्लाम में, अब क्या हुआ, वो बेनिफिट नहीं ले पा रहा है सुप्रीम मतलब सॉरी एससी अफर्मेटिव एक्शंस का। अब वो वापस कन्वर्ट किया अपने प्रीवियस रिलीजन में, तो अब इसको अपने कम्युनिटी में जाके, मान लो इसके कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो या फिर जो भी हो एक बॉडी हो, इनके सामने जाके अब इस कम्युनिटी को मतलब जिनका मान लो ये बॉडी है, और ये जो डिसीजन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं समझा जाता है कि ये द कम्युनिटी एज ए होल हैज टेकन दिस डिसीजन, ठीक। तो अब ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसका वापस से कन्वर्जन, है ना। कहीं ना कहीं ये सिमिलर लग रहा है खाप पंचायत जो एग्जिस्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वैसा टाइप का बॉडी क्रिएट करने की तरफ नहीं ये कर रहा है, कि मान लो कोई ऐसा बॉडी है, मतलब उन्होंने बॉडी क्रिएट कर लिया, अब वो अपना डिसीजन देंगे कि ओके वी एक्सेप्ट यू इन आवर कम्युनिटी, तो फिर चलो लागू हो जाएगा वो, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एंटिटी बना दे रहा है ये, जो कि खाप पंचायत की तरह सिमिलर है ना, जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म है घर वापसी। कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इस एजेंडा को प्रमोट कर रहा है वो। कोई डाउट किसी को, कोई रोष अभी तक जितना भी समझा है उसके खिलाफ, ये ठीक। तो ये था, लेकिन जजमेंट यही था 2015 में, केपी मनु जजमेंट, समझे। अब देखो ये तो चलो एस टी एस सी ये वाला था, अब ओबीसी से भी रिलेटेड बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे प्रॉब्लम राइज हुए। तो पहले तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शन जो है वो एसटी और एससी के लिए था, ये हम बता चुके हैं। फिर लेटर जो है तुम्हारा ओबीसी को ऐड किया गया उसमें।
तो 1979 में कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, मंडल कमीशन। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ओबीसी या फिर अदर बैकवर्ड क्लास को किस फॉर्मूला, किस बेसिस पर कितना बेनिफिट दिया जाए, मतलब कितना परसेंटेज रिजर्वेशन दिया जाए, कैसा टाइप ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस में इंक्लूड किया जाए, ये सारा एक फॉर्मूला बनाना था इनको, टू कम अप विद दैट फॉर्मूला। ठीक, अब इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, उसमें देखिए हम अब कि 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। और उन्होंने कहा कि अब इसका बेसिस उन्होंने 1931 के सेंसस को भी बनाया, और बहुत जगह आया वर्ड कि ऐसा भी था कि वो लोग जाते थे जो जो मतलब फिक्स था कि हाँ ये कास्ट जो है हाई कास्ट में आता है, तो उनके पास जाते थे एंड उन वो कास्ट जिस कास्ट को बोलते, मतलब उनसे पूछा जाता था कि आप किसको ओबीसी समझते हैं, वो बोलते थे कि इस कास्ट को ओबीसी में समझते हैं, इस कास्ट को ओबीसी में समझते हैं, तो उस कास्ट को इंक्लूड कर दिया जाता था उस लिस्ट में। बट आई कैन नॉट वैलिडेट इट, एक बार गूगल कर लेना, लेकिन बहुत पहले शायद हम कहीं पढ़े थे ये चीज। तो हाँ भैया यही है। ये है ना। तो तो सोच लो मतलब कि अगर कोई है, कोई ब्राह्मण नहा रहा है, उसके सामने जाके कहा कि आप किस कास्ट को ओबीसी मानते हैं, वो बोलेगा ये कास्ट है, ये ओबीसी में है, चलो। अगर वो बोल दे किसी और कास्ट को जो सो कॉल्ड हाई कास्ट में आता था, तो खैर उतना भी, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, बट बेसिस एक 1931 का सेंसस को बनाया गया। अभी भी तुम्हारा ओबीसी बेस्ड सेंसस को लेकर डिबेट हो ही रहा है ना, कि एक सेंसस होना चाहिए ओबीसी बेस्ड। तो इन्होंने कहा कि 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट में बिलोंग करती है, समझे। और इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि 27% कोटा बेस्ड रिजर्वेशन देना चाहिए। अब इनका दो सजेशंस था, एक तो जॉब में मिलना चाहिए, दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलना चाहिए। ठीक, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर था। तो तुम्हारा ये तो 1979 में इन्होंने अपना मतलब रिपोर्ट दिया था, 1979 में मंडन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन 1990 में जाके उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उनकी गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशन को पार्शियली इंप्लीमेंट किया। अब पार्शियली कैसे, तो पहले उस समय 1990 में ये 27% कोटा वाला रिजर्वेशन ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लागू किया गया, और 2006 में जाकर फिर इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लाया गया। क्लियर है, क्लियर है ना। सर फिर से बोलिए, दो जॉब को लेके देखो, उसी टाइम पे किया गया था। मंडल कमीशन ने उनको उनका काम था एक फॉर्मूला पे आना कि कैसे क्या अफर्मेटिव एक्शन कैसे लागू होगा, क्या कोटा मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि इंडिया का 52% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू अदर बैकवर्ड कास्ट, और उन्होंने रिकमेंड किया कि 27% कोटा देना चाहिए जॉब्स में एंड सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक, 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने लागू किया मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को, लेकिन कंप्लीटली लागू नहीं किया, पार्शियली। कहां पर, तो वही 27% कोटा वाला जो है वो ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब उस समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए के सीट के लिए लागू नहीं हुआ था रिजर्वेशन टू ओबीसी वाला जो है। फिर 2006 में जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सीट पर भी ये वाला कोटा लागू हो गया कि 27% ऑफ द सीट विल बी रिजर्व टू अदर बैकवर्ड कास्ट स्टूडेंट्स। ठीक, हाँ भैया। अब तो कोई डाउट नहीं ना। नहीं भैया। तो अब ये आता है दूसरा क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग एस सी एस टीज, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, समझे। ओबीसी को कैसे आइडेंटिफाई करें, है कि नहीं। तो अब ये पावर किसके पास है इंक्लूड करना, तो दिस पावर सोनली लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो 341। तो बेयर एक्ट में आर्टिकल 341 खोल सकते हो, खोल लोगे तो बताना। खुला,
हाँ भैया, शेड्यूल कास्ट। 341 शेड्यूल कास्ट से डील करता है, 342 शेड्यूल ट्राइब से, और 342A ओबीसी से, है ना। तो हाँ भैया। जो प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं सेम है विथ स्लाइट चेंजेस, समझे। और 342A ये बाद में लाया गया गवर्नमेंट में, लेकिन मतलब 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है पहले तुम्हारा इनको दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और फिर इसमें ऐड किया गया। तो अभी हम लोग देखते हैं 341 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एससी कैसे करना है, समझे। तो सबसे पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही लाएंगे वो, तो प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट और टेरिटरी के रेस्पेक्ट में, तो प्रेसिडेंट है तो वो गवर्नर को कंसल्ट करेंगे, है कि नहीं। तो सोल पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाँ भैया। ठीक। तो, तो ये लिस्ट बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिस्ट बनाने का सोल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गया। कंसल्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट का बनाना है उसका। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब वो रिकमेंड करेगी ठीक है ये वाले कास्ट को होना चाहिए ये में। तो जब सारा लिस्ट रिकमेंड हो जाएगा उसके बाद उसको ये करके फिर सारा जो है एक फाइनल लिस्ट क्रिएट होगा, तो सिंगल सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससीज, ठीक। अब जो है पहले तो नोटिफिकेशन लाना होगा, देखो इसमें क्या है फर्स्ट क्लॉज में, कंसल्टिंग विद द गवर्नमेंट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, है ना। तो पब्लिक नोटिफिकेशन आएगा कि अच्छा ये लिस्ट है। अब ये नोटिफिकेशन ओनली वंस ही आ सकता है, एक बार आया। अब इसमें अगर चेंज लाना है, मान लो मॉडिफाई करना है इस लिस्ट को, कि कोई नए, क्योंकि डिमांड तो राइज होते ही रहता है कि हमें भी मिलना चाहिए स्टेटस, है कि नहीं। तो जो भी मॉडिफिकेशन है वो कैरी ऑन, जो भी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन होगा, वो मॉडिफिकेशन लाने का पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। दे कैन ब्रिंग द मॉडिफिकेशन थ्रू लॉ, ठीक। तो मतलब कि एक बार लिस्ट आया वंस, उसके बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ओनली डन बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ। पावर किसके पास है वो लिस्ट बनाने का, किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करते, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गवर्नर के सजेशन पे आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नमेंट, फिर पब्लिक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद उसमें स्पेसिफाई होगा क्या कास्ट है, रेस है, ट्राइब है, किस ग्रुप का है, वो सारा कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझे। कि इन सारों को, मतलब ये जो है ये शेड्यूल कास्ट में मतलब दे आर डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल कास्ट, और इस स्टेट से या फिर इस यूनियन टेरिटरी से वो कंसल्ट रखते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जैसे अब ये स्टेट है, उसमें वो शेड्यूल्ड कास्ट है, तो वो तो मेंशन होगा ना कि ये शेड्यूल कास्ट है इस स्टेट का। एक सेंट्रल लिस्ट है, वो सारा का सारा लिस्ट कंपाइल्ड है, लेकिन ये तो दिखाना होगा ना कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। अब देखो बाय लॉ वो चाहे तो ये शेड्यूल कास्ट जो है इसके अंडर जो भी है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि वही मॉडिफिकेशन पार्लियामेंट बाय लॉ। हालांकि एक्सक्लूड करना तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मणिपुर में, या फिर अक्सर इंक्लूड करना भी बहुत कंट्रोवर्सी लाता है, जैसे अभी मणिपुर में देख ही रहे हो। अब उसके लिए भी तुमको नोटिफिकेशन इशू होना होगा इस क्लॉज के अंदर, और उसके बाद जो आगे आगे नोटिफिकेशन आता रहेगा, लेकिन वो जो है पब्लिक नोटिफिकेशन वो प्रिपेयर एक बार हुआ, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन लाया जा रहा है कि नहीं। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। क्लियर है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। तो अब पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास, कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा गवर्नर से, फिर पब्लिक नोटिफिकेशन आएगा, वो एक ही बार आएगा, उसके बाद उसमें सब्सिक्वेंटली मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन कैसे होगा, पार्लियामेंट थ्रू लॉ, ठीक। जब भी नोट्स बनाओगे ये 4 पॉइंट रखना, क्लियर हो जाएगा। अब यही सेम कंडीशन तुम्हारे शेड्यूल ट्राइब्स का भी है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, समझे। तो यही यही मतलब यही स्टेप जो है फॉलो होता है।
कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे गवर्नर को, फिर पब्लिक नोटिफिकेशन, बाय पब्लिक नोटिफिकेशन दे विल बी कंसल्टेड, इसमें स्पेसिफाई होगा, उसमें कास्ट स्पेसिफाई होता था, तो इसमें ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज स्पेसिफाई होगा, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी मेंशन होगा। और पार्लियामेंट बाय लॉ कैन ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी को भी इंक्लूड कर सकता है या एक्सक्लूड कर सकता है। एक्सक्लूड करना तो कंपैरेटिवली इजी है, इंक्लूड करना है, सॉरी, एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना इज कंपैरेटिवली इजियर, एक्सक्लूड करना तो खैर ऑलमोस्ट पता ही है क्या होता है अगर किसी को एक्सक्लूड किया जाए तो, समझे, कंप्लीट विदाउट। नहीं है। अब देखो पहले क्या नहीं होता भैया। था, जब तक तुम्हारा 342A को लाया गया, उसके बाद तुम जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तुम्हारा वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को दिया गया इसका स्टेटस, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो उससे पहले क्या होता था ओबीसी के लिए, तो पहले जो है जैसे ST SC के लिए क्या था कि सेंटर ही बनाएगा लिस्ट, लेकिन ओबीसी के लिए था कि सेंटर अपना लिस्ट बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना लिस्ट बना सकता है, ठीक, ये पावर दोनों के पास था कि वो दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओबीसीज को। तो दो लिस्ट था, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक। तो सेंटर बनाता था तुम्हारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्टेट भी सिमिलरली सेटअप कर सकता था स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, समझे, इस मैटर पे स्टेट को ये करने के लिए। तो 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीबीसी का एस्टेब्लिशमेंट किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इनका ड्यूटी था टू एड सेंटर इन मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट, वो वाला यूनियन लिस्ट नहीं, ओबीसी का, ठीक ना। एनसीबीसी एक्ट 1933 के अंदर, 1993 सॉरी 1993 के अंदर, ठीक। अब इसका कॉम्पोजिशन जो है वो ध्यान से देखना, इसमें इंक्लूड करते थे, एक तो चेयरपर्सन होंगे ही किसी भी कमीशन का, ठीक, जो प्रेजेंटली या फिर फॉर्मर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, ठीक। तो चेयरपर्सन कौन होंगे, इज और वाज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर दूसरा, ए सोशल साइंटिस्ट, और फिर टू पीपल जिनका, सॉरी, टू पीपल जिनका स्पेशल नॉलेज हो ओबीसी के रिगार्ड में, कंसर्निंग ओबीसी, ठीक। उसके अलावा मेंबर, एक मेंबर कम सेक्रेटरी जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, क्लियर है। एक चेयरपर्सन, एक सोशल साइंटिस्ट, दो लोग जिनका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए ओबीसी के रिगार्ड में, कंसर्निंग ओबीसी, और एक मेंबर कम सेक्रेटरी हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। इनका टेन्योर था 2 इयर्स का, सॉरी 3 इयर्स का, 3 इयर्स टेन्योर था, क्लियर है। अब इनका ड्यूटी क्या था, तो सबसे पहले तो अगर कोई रिक्वेस्ट आया कि दिस शुड बी इंक्लूडेड सेंट्रल लिस्ट में, इस कास्ट को इंक्लूड करना चाहिए अदर बैकवर्ड कास्ट में सेंट्रल लिस्ट में, तो उस रिक्वेस्ट को ये लोग देखेंगे, अगर इन्हें लगेगा कि हाँ जेन्युइन है तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे उस रिक्वेस्ट को, समझे। और उसके बाद तो फर्दर अगर वो इंक्लूड किए तो फिर वो एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस रिगार्ड में। अब इनका एडवाइस कितना बाइंडिंग है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे का ड्यूटी समझे। इसके अलावा हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करेगी, ये जो लिस्ट है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है,
इंक्लूड मतलब रिव्यू करेगी। अब हो सकता है ना कि कभी कभी मतलब कि कभी हो सकता है कि सोशल ये में पहले वो ओबीसी में आते होंगे या फिर सोशली इकोनॉमिकली वो लोग बैकवर्ड होंगे, बट अभी उनका ड्यू टू एफर्मेटिव एक्शन या अदर रीजंस के कारण वो लोग अब एक अच्छा पोजीशन पे या फिर प्रिविलेज पोजीशन पे पहुंच गए हो सकता है कोई ये। इसमें भी वही केस है, हटाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को रिव्यू करेगी और फिर डिसाइड करेगी कि किसका कि अगर किसी कास्ट को एक्सक्लूड करना है तो वो एक्सक्लूड करेगी, और अगर किसी कास्ट को मतलब जो कि अब एक्सक्लूड किससे करेगी, जो उनको लगता है सेंटर के मुताबिक जो अब बैकवर्ड नहीं रही। ठीक। और फिर फ्रेशली जो लिस्ट प्रिपेयर होगा, जैसे मान लो कि एनसीबीसी के ने मतलब एडवाइस किया कि ये अब इंक्लूड होना चाहिए, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिस्ट को इंक्लूड करेगी। ठीक। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को। ठीक। अब जो हम लोग वापस आते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो एडवाइस जो है ऑर्डिनरीली बाइंडिंग है। और दूसरा सवाल आएगा कि ऑर्डिनरीली बाइंडिंग क्या होता है, या तो बाइंडिंग होना चाहिए या तो नॉन बाइंडिंग होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे रीऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखे थे कि जो भी तुम्हारा लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का एडवाइस है वो नॉन बाइंडिंग होगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। लेकिन इसका है कि देखो अब जब नॉन बाइंडिंग होता है तो सेंटर को कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देना है स्टेट को। जैसे वो वाले में रीऑर्गेनाइजेशन वाले में हम बताए थे कि नॉन बाइंडिंग है, तो वहां पर अगर सेंटर फॉलो नहीं करेगी स्टेट लेजिस्लेचर के रिक्वेस्ट को या एडवाइस को, तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी एडवाइस नहीं करना है कि दिस इज द रीजन कि आई सॉरी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देना है कि दिस इज द रीजन आई डिड नॉट फॉलो योर एडवाइस। लेकिन यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस को फॉलो नहीं करती है, समझे, उनके एडवाइस से अगर मान लो उन्होंने एडवाइस किया कि इसको एक्सक्लूड कर दिया इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट ने वैसा नहीं किया, तो फिर उनको जस्टिफिकेशन देना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, समझे, कि दिस इज द रीजन वी टुक दिस डिसीजन, एनसीबीसी को, समझे, या फिर कोर्ट को, जो भी बॉडी पूछे अगर तो। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए ये वाला टर्म ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरीली बाइंडिंग वाला टर्म कितना है? कोई डाउट अभी तक? नहीं भैया। तो अब देखो, अब यहाँ से तो क्लियर होने चाहिए कि ठीक है, स्टेट अपना लिस्ट बना रही है, सेंटर अपना लिस्ट बना रही है, तो यहाँ पर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर आया तुम्हारा वो वाला मराठा कोटा वाला जजमेंट, है ना। और पहले क्या होता था कि मतलब एनसीबीसी के पास मतलब जब तक 338B को इंक्लूड नहीं किया गया था तब तक जो है तुम्हारा 338 खोल सकते हो चाहो तो इसमें बेयर एक्ट में। 338 क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 338 फिर तुम्हारा लाया गया मतलब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एनसीबीसी को। 338B इंक्लूड किया गया, है ना। तो 338B जब तक नहीं आया था, मतलब पहले क्या था कि अगर मान लो कोई कास्ट को अगर लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और वो कंप्लेंट करती है, पहले तो रिक्वेस्ट होता था ना, रिक्वेस्ट करती थी कि इंक्लूड अस या वैसा कुछ, बट किसी कास्ट को अगर लगता है कि उन्होंने उनके साथ गलत हुआ है और वो कंप्लेंट करती है एनसीबीसी को, तो पहले उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो जो है इस कंप्लेंट पे जो है कोई भी मतलब आगे एक्शन ले, समझे। लेकिन जब तुम्हारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो 338B का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से जो है वो एंटरटेन कर सकती है ये क्या बोलते हैं कंप्लेंट भी, अगर कुछ भी वैसा कंप्लेंट किया गया कि हमारे कास्ट के ये खिलाफ या मतलब ये जो है गलत हुआ, या फिर ये जो है हमें गलती से मतलब इट वाज रॉन्ग टू एक्सक्लूड अस फ्रॉम द लिस्ट, समझे। तो अब देखो मेन रीजन क्या हुआ। सबसे पहले हुआ कि पहले हम लोग ये
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाला देख लेते हैं, ठीक। 338 बी, 338, 338 ए और 338 बी क्लियर है। 338 हो गया एससी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338 ए हो गया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बी हो गया अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक। तो अब देखो 338 में क्या, देयर शैल बी कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये क्लियर है। सब्जेक्ट टू द ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, तो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। तो इसमें क्या क्या है, इसमें जो बॉडी कॉम्प्राइज करेगी, तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स सो अपॉइंटेड शाल बी एज द प्रेसिडेंट में बाय रूल डिटरमाइंड। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि इनका टेन्योर कितना है। तो टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, इट्स ऑन विश ऑफ प्रेसिडेंट है ना। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट काम करती है ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है कि नहीं। तो ये क्लियर हो गया। इनका बॉडी क्या क्या कौन कौन कॉम्प्राइज करें, चेयरपर्सन 1, वाइस चेयरपर्सन 2 और 3 अदर मेंबर्स, मतलब कि ये भी 5 बॉडी मेंबर्स है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 5 बॉडी मेंबर्स, टेन्योर हो गया तुम्हारा विश ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसके हिडन में ही हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो उसके हिडन में हो गया विश ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। अपॉइंटेड कहां से कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब देखो क्या क्या है क्लॉज 5 में, सब क्लॉज ए, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ। मतलब जो भी सेफगार्ड्स है, जो भी लॉ है, उससे रिगार्डेड वो लोग तुम्हारा इन्वेस्टिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है उसमें इंक्वायर करेंगे। ये सारे ABCDEF है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज अदर फंक्शंस और ये सब। अब हम लोग आते हैं 6 में, ठीक, क्लॉज 6 में, द प्रेसिडेंट shall cause all such reports to be laid before each house of the parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the union and the reasons for the non acceptance if any of any such recommendation। मतलब क्या, मतलब मान लो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दिया या यूनियन का रिकमेंडेशन है, ठीक, वो प्रेसिडेंट रिपोर्ट कहाँ ले डाउन करेगी, बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट के सामने कि आखिर क्या एक्शन लिया गया या फिर क्या प्रपोज्ड है कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए, समझे। यूनियन के इस लिस्ट के रिगार्डिंग क्या एक्शन प्रपोज किया गया या फिर क्या एक्शन लिया गया और क्यों वो एक्शन लिया गया या फिर क्यों उस एक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे हम इसमें बोले थे ऑर्डिनरीली बाइंडिंग वाला, सेम कंडीशंस यहाँ पर है कि नहीं। द प्रेसिडेंट से मतलब वही सेंटर हो गया ना, क्योंकि प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। क्लियर है, हाँ भैया, हाँ भैया। प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन करना होगा। और फिर 7, 8, 9 में आओ, ठीक, द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट shall consult the commission on all the major policy matters affecting scheduled castes। तो मतलब ये भी मतलब ये भी ले डाउन कर दिया कि कोई भी अगर मैटर या कोई भी पॉलिसी मैटर अगर फॉर्मुलेट कर रही है यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो दे विल हैव टू कंसल्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक। ये जो 10th नंबर वाला प्रोविजन है ये हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक। ये जो हम लोग अभी 38A और 38B कर लेंगे उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि ये स्पेशली 338 में है, ठीक। ये 338A 338B में नहीं है। चलो कल ही लेते हैं। तो इसमें क्या है, इन दिस आर्टिकल रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड कास्ट shall be constructed as including reference to the एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मतलब कि ये प्रोवाइड करती है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिगार्ड में भी अगर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है तो इस मतलब इस वाले आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है, इस वाले आर्टिकल के क्लॉज को नजर मतलब ध्यान में रखते हुए, है कि नहीं। अब देखो 338 का 5 मतलब सब क्लॉज 5 जो है उसमें क्या क्लियर किया गया कि
Under Article 338 of the Constitution, the National Commission for SC or ST has no power to issue caste or tribe certificate or to revoke it or to decide upon the validity of the caste certificate. मतलब कि ये जो केस था कलेक्टर वर्सेस अजीत पी के जोशी, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इनके पास राइट नहीं है टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट, ना ही उस कास्ट सर्टिफिकेट को रिवोक करने का राइट है। क्लियर है ना? ना ही उसकी वैलिडिटी को ये बता सकती है। समझे? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट बेस्ड या वैसा कुछ, तो इसलिए ध्यान से अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं। एंग्लो इंडियन वाला कहाँ इंक्लूड होगा? तो 338 में, मतलब उससे रिगार्डिंग कौन बना सकते हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक, अब आते हैं 338A। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखोगे मैक्सिमम सब कुछ सेम ही है इसमें, कोई भी ये नहीं है, बस इसमें वो 10 नहीं है, मतलब एंग्लो इंडियन वाला कम्युनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, आइडेंटिफिकेशन भी ऑलमोस्ट इसका सेम है शेड्यूल कास्ट की तरह। उसी तरह तुम्हारा आर्टिकल भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वाला भी सब कुछ सेम है। वैसे ही 5 लोग हैं जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और उनका जो टेन्योर है वो भी तुम्हारा प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड होगा। सेम वे अगर उनका जो भी एडवाइस है या वो है उसके रिगार्डिंग क्या अप्रोच हुआ, वो भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करना होगा बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, मेमोरेंडम पास करके, मतलब विद मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन प्रपोज्ड है। ठीक है ना? तो अब जो है आया आर्टिकल, ये ट्रेस पेज ले लेते हैं। हाँ, अब आया आर्टिकल 338B। ठीक, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये क्या हुआ? ये तुम्हारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, तो इसके लिए इसको इंक्लूड किया गया 338B के अंदर, मतलब 338B लाया गया। तो इसमें क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो बताया भाई कि पहले जो है कंप्लेंट जो है को एंटरटेन नहीं कर सकती थी एनसीबीसी, अब वो राइट दे दिया गया। अब वो कंप्लेंट अगर है तो उसको एंटरटेन कर सकती है, जैसे एनसीएससी और एनसीएसटी एंटरटेन करती है कंप्लेंट को। समझे? उसके बाद ऑलमोस्ट इसका भी तुम लोग देखोगे अगर 338B को, तो ऑलमोस्ट सेम लाइन पे फ्रेम किया गया, सारे के सारे, ऑल द नाइन्स, इसमें भी वो 10 नहीं है। ठीक, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो लाइन ऑफ फ्रेमिंग ऑलमोस्ट सेम है। समझे? अब लेकिन दूसरा चीज आता है कि ये एनसीएससी को वो पावर किसके पास है टू लुक फॉर एंग्लो इंडियन? वो एनसीएससी के पास है। अब देखो, अब अगर हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिए हैं, ठीक, तो हम लोग को 342 में भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि अब पावर तो देना होगा ना। तो इसके लिए हम लोग 342A लाए। 342 में तुम्हारा शेड्यूल कास्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड था 341, और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड था तुम्हारा 342। तो अब सेम वे हम लोग को एक ये तो बनाना पड़ेगा ना आर्टिकल रिगार्डिंग अदर बैकवर्ड कास्ट, है कि नहीं? क्योंकि अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग आर्टिकल 342 ऐड किए 342A। अब 342A क्या करता है? वो जो है एनसीबीसी को वही पावर्स दे रहा है, क्योंकि अब अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ओबीसी, ये वाला चीज भी इंक्लूड करना था, तो इसीलिए 342A लाए, तो वो एनसीबीसी को पावर दे रहा है टू आइडेंटिफाई ओबीसी। सेम पावर इंजॉय करता है तुम्हारा एनसीएससी और एनसीएसटी, एनसीएससी फ्रॉम 341 और एनसीएसटी 342। समझे? तो अब देखो यहां पर तो सब कुछ ठीक था। 342 का अगर ए देखोगे तो सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक, अब देखो इसमें जो सेकेंड वाले में जाओगे
तो पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। तो ये अपना क्लॉज 2 जो है उसमें बोल रहा है कि ठीक है सेंट्रल लिस्ट को में इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक। लेकिन तुम्हारा हुआ क्या, महाराष्ट्र में पास हुआ तुम्हारा मराठा कोटा, मराठास को इंक्लूड किया गया अदर बैकवर्ड कास्ट में, ठीक। लेकिन और उसमें जो है तुम्हारा कोर्ट में चला केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, एपेक्स कोर्ट लिख देते हैं, एपेक्स कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया ना, ये सोली पावर दे रहा है ओनली विद द सेंटर टू आइडेंटिफाई ओबीसीज, और स्टेट गवर्नमेंट को ओनली एडवाइजरी बना के रख दे रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट को साइट किया, उन्होंने कहा कि 342A का क्लॉज 1 कह रहा है द प्रेसिडेंट में विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 102nd जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर दे दे रहा है कि ही और सी कैन विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक। तो ये एक लाइन को साइड करके कोर्ट ने कहा कि ये जो है सेंटर जो है अब सोल अथॉरिटी सेंटर के पास है टू आइडेंटिफाई ओबीसी, सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट वैसा कुछ नहीं, स्टेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू एन एडवाइजरी, ठीक है। अब इसके चलते बहुत सारा कंट्रोवर्सी राइज हो गया कि यहाँ पर तो हमें मतलब हमारा पावर को पूरा रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट ऑब्वियसली हमेशा बोलेगा ना, और उसके पावर को कहीं से भी कर्टेल किया जाएगा तो, है कि नहीं। तो इसके लिए लाया गया तुम्हारा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, समझे। इसका पूरा श्रेय जाता है मराठा कोटा जजमेंट को। और ये कहते हुए मतलब एपेक्स कोर्ट ने मराठा कोटा जजमेंट को ये कर दिया था, खत्म कर दिया था, समझे। तो अब क्या इसमें क्या लाया गया, तो इसके बाद जो है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में पास किया गया, ये वाला जो एम्बिग्यूटी और ये वाला जो प्रॉब्लम अराइज हुआ, इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 342A और 338B इन दोनों में अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके थर्ड क्लॉज ऐड हुआ इसमें, 342A में क्लॉज 3 ऐड हुआ। अब क्लॉज 3 क्या कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 एंड 2 ऊपर, every state or union territory may by law prepare and maintain for its own purpose a list of socially and educationally backward classes entire in which may differentiate from the central list, ठीक। तो इन्होंने सब क्लॉज 3 से फिर से वो राइट दे दिया स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो अपना स्टेट लिस्ट बना सकती है, और क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का कोई भी प्रोविजन उनको ये चीज से नहीं रोकेगा, समझे। और उसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन भी ऐड ऑन किया गया, मतलब एक क्लैरिफिकेशन भी ऐड किया गया कि ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, ये ओनली सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के रिगार्डिंग है, स्टेट ओबीसी लिस्ट के रिगार्डिंग नहीं, ठीक। अब ये तो 342A में जो अमेंडमेंट किया गया, अब 338B में क्या अमेंडमेंट किया गया, तो एक प्रोविजो ऐड किया गया 338, अगर खोलोगे तो 338B कहाँ गया, हाँ 338B, तो 338B में एक प्रोविजो ऐड किया गया। उस प्रोविजो में क्या था कि जो भी है, जो भी प्रोविजंस हैं इस आर्टिकल का 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी देयर पावर टू आइडेंटिफाई देयर ओन ओबीसी लिस्ट, ठीक। तो 338 भी किससे डील कर रहा है कि कौन मतलब कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि ओबीसी लिस्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं, समझे। कोई डाउट अभी तक 105th अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई डाउट। नहीं तो ये प्रोविजो ऐड किया गया था भैया। कि कोई भी प्रोविजन जो है 338B का, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी या मतलब स्टेट गवर्नमेंट को
द पावर दैट दे हैड टू आइडेंटिफाई देयर ओन, मतलब आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर देयर ओन ओबीसी लिस्ट 342A सब क्लॉज 3 के तहत, समझे। उसके अलावा मतलब एग्जिस्टेंट प्रोविजन था 338B में कि सब स्टेट को जो है वो एनसीबीसी, मतलब स्टेट को जो है एनसीबीसी को कंसल्ट करना होगा फॉर एनी मॉडिफिकेशन लिस्ट के लिए, लेकिन उस चीज को मॉडिफाई कर दिया गया 105th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, समझे।